न्यूज़ 18 इंडिया। कतर ने मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार का आभार जताया। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। 1 साल तक ये कानूनी कार्रवाई वहां कतर में चलती रही, जिसके बाद अंतिम तौर पर इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। और दुबई में 1 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात करते हैं और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। और अब सभी 8 भारतीयों को कतर ने रिहा कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये 7 भारतीय फिलहाल उनमें से वापस लौट आए हैं जो वहां पर एक कंपनी में काम करते थे, जो वहां की नेवी को, कतर की नेवी को मेंटेनेंस और तमाम चीजों का जो सप्लाई होता था वो प्रोवाइड करती थी। लेकिन जासूसी का आरोप इन पर लगता है और 1 साल तक इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई वहां पर चलती है। और उस कानूनी कार्रवाई के बाद इनको अंतिम रूप में फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब वहां के शेख अमीर से होती है, उसके बाद भारत की कूटनीति काम आती है और 7 भारतीय अब हमारे सामने हैं। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। तो 7 भारतीय फिलहाल वापस आ चुके हैं, इनकी वतन वापसी हो चुकी है और भारत की कूटनीति का ही ये असर है कि आज ये भारतीय नौसैनिक, जो पूर्व भारतीय नौसैनिक थे, वो हमारे सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति थी वो रंग लाई और ऐसे में मुलाकात भी हुई थी उनके शेख अमीर के साथ जो कतर के हैं। और कहा यह जाता है कि शेख अमीर जो वहां के हैं वो सजा में माफी भी दे देते हैं कई बार, खास मौकों पर, खासतौर पर जैसे ईद के मौके हैं। और यही वो वजह है जो भारत की कूटनीति का असर यहां पर हुआ और ये 7 भारतीय हमारे सामने हैं। अबू धाबी से हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, सबसे पहले तो ये बताइए कि कतर से नए भारत के अभिनंदन और भारतीयों की रिहाई का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, देखिए ये तिरंगे की ताकत है। ये तिरंगा हम लोग भी सीने पर लगाए यहाँ पर घूम रहे हैं। ये तिरंगे की ताकत है और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मोदी ले आए मौत के मुंह से निकाल कर आए हैं। मतलब कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इसको झुकना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी का डंका है। सोचिए, मौत की सजा दी गई थी। ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। मैं अभिनंदन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान से अभिनंदन की भी घर वापसी हुई थी और आज कतर से हमारे अपने जिनको मौत की सजा हुई थी उनकी वतन वापसी हुई है। बार बार याद आता है कि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज वो दिन है याद करने का। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था जब COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के शासक से मिले थे ना। अभी मैं इस वक्त अबू धाबी में हूं, यहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन कतर, जब प्रधानमंत्री कतर के शासक से मिले थे ना अबू धाबी में COP28 में, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। कहा था कि मोदी जी, कतर के शासक तो आपके दोस्त है, छुड़वा दीजिए ना। और आज वो वाकई में संभव होता जा रहा है। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। क्योंकि चाहे यमन हो, चाहे यूक्रेन, चाहे रशिया, चाहे कतर, दुश्मन मुल्क हो, अपना मुल्क हो, सगा मुल्क हो, पराया मुल्क हो, जब आप भारतीय कहीं बाहर है ना, तो वो जो मोदी की गारंटी है ना, वो आपकी सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी हो चुकी है। और आप अगर भारतीय है ना, तो अब वो आपका एक सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड है कि हाँ आप इंडियन है। जैसे कि तिरंगा लेकर हम लोग भी यहाँ घूम रहे हैं ना अबू धाबी में, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। और जब इस तिरंगे के साथ हम लोग यहाँ घूमते हैं, जब हम सड़कों पर निकलते हैं ना, तो एक सम्मान का भाव नजर आता है। तो ये थॉट प्रोसेस तो बदला है। और कतर से जो 8 भारतीयों की जो रिहाई की खबर, 7 की वतन वापसी की खबर है, उसने सबको हैरान कर दिया। दुबई में COP28
जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कतर के शासक से प्रधानमंत्री मिले थे, वो तस्वीर आज सबको याद आ रही है। और उसके बाद ये रिहाई जो है वो संभव हो पाई है। ये डिप्लोमेसी का डंका कह लीजिए, और पूरी दुनिया में कहीं भी भारतीय है ना, तो मोदी है, तो इस बात की भी गारंटी एक तरीके से होती नजर आ रही है। और आज एक बात और मैं जल्दी से कहूंगा, देखिए बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन ना कहीं शायद मनी मन कुछ लोगों ने इस बात की भी मनी मन ये दुआ शायद की होगी या प्रार्थना की होगी कि ये ना छूटे, कम से कम मोदी को कोसने का मौका तो उनके हाथ में रहेगा। और आज यकीन मानिए, जब ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे 7 भारतीयों की वतन वापसी, 8 की रिहाई, तो उन लोगों के पेट में मरोड़े आज भी पड़ रहे होंगे। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल गया। और जिन परिवारों की वापसी हुई है अमन, उनके लिए भावनात्मक जीत, लेकिन देश के लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। इस बीच अमन ये भी जरूर बताइएगा कि कतर से रिहाई का ये पूरा दुबई कनेक्शन आखिर क्या है, ये भी जरूर जानना चाहेंगे। देखिए हुआ ये था, मैं बार बार उसका जिक्र करूंगा, 2 दिसंबर पिछले साल दुबई COP 28 कतर के शासक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। COP 28 कतर के शासक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बताया गया कि द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से वो मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, लेकिन साथ ही साथ जो भारतीयों को जो मौत की सजा हुई थी, जो जासूसी के आरोप में नौसेना के पूर्व अधिकारी जिनको मौत की सजा हुई, उसके लिहाज से उस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। COP 28 में कतर के शासक से मुलाकात के बाद ये खबरें, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कतर के जो शासक है उनकी जो तस्वीर, वो हैंडशेक, वो बॉडी लैंग्वेज, शायद ये उसी का नतीजा है कि आज 2 तारीख को मुलाकात हुई थी, उसको समझिए 2 तारीख को, 2 दिसंबर, और 26 दिनों के अंदर 28 तारीख को कोर्ट का फैसला आ गया था। 2 तारीख को मुलाकात, 26 दिन के अंदर कोर्ट का फैसला आ गया था, जिसमें जो भारतीय जिनको मौत की सजा हुई थी, मौत की सजा को एक तरीके से हटा दिया गया था। और आज ये खबर लौटकर वापस आई है, जिसमें 8 भारतीयों की वतन वापसी, 7 की वतन वापसी हो चुकी है। अमन, 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ये बताइए कि PM मोदी का अबू धाबी कार्यक्रम क्या होने वाला है और मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से। दुबई भी, अबू धाबी प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, कॉर्निश इलाका है ये, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलान मोदी के नाम से एक ग्रैंड वेलकम वहां पर किया जाएगा जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में, जहां पर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर 1, वहां पर अलग अलग तरह के कल्चरल जो कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। भारत की ताकत, भारत की मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि भारत के असल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो वहां पर आएंगे। इसके बाद अगले दिन जो मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है। जो मंदिर है वहां पर, उसमें मैं कुछ मंदिरों की जानकारी भी, मंदिर की जानकारी भी अगर आपको दूं, उस मंदिर के को 7 अलग अलग मंदिर है उसमें। वहां प्रभु राम का मंदिर है, महादेव का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का भी मंदिर होगा, और इसके अलावा उत्तर पूर्व दक्षिण पूरे भारत के, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि सनातन को एक सूत्र में बांधने का काम भारत की संस्कृति करती है। प्रधानमंत्री भी बार बार इसका जिक्र करते हैं कि विरासत भी और विकास भी। तो विरासत के लिहाज से दुबई में यह मंदिर जो बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो सड़क है, यही सीधी जो सड़क है, यही वहां पर जाती है, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मंदिर है, जो BAPS का मंदिर है, उसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका बार बार जिक्र करना बहुत जरूरी है, देखिए जो अयोध्या में मंदिर बना और जो यहां मंदिर बन रहा है, मैं इसकी एक चीज आपको बताता हूं। अबू धाबी का जो मंदिर है वो मुस्लिम शासक ने जमीन दी, उनके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो एक क्रिश्चियन है, ईसाई है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख थे, डिजाइनर एक बौद्ध, कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी ग्रुप है, और निदेशक जो है वो जैन समुदाय से है। ये बताने के लिए काफी है कि जो सनातन संस्कृति है उसका डंका हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता नजर आ रहा है। और सबसे समावेशी, सबसे उदार, सबसे टॉलरेंट और सबको साथ लेकर चलने वाला सनातन धर्म, जिसकी गूंज अब अबू धाबी में भी सुनाई देगी।